क्या दोस्तों आपको पता है अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एम योगा नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आशीर्वाद योजना शुरू की है, घोषणा की है? और कोरोना की दूसरी लहर के बाद पूर्ण रूप से लॉकडाउन खत्म करने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य कौन बना? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 22 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप किसने लॉन्च किया? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया कल ही 21 जून को, और इस अवसर पर एम योगा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने एम योगा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को संबोधित करते हुए एम योगा ऐप को लॉन्च किया, और यह पूरी दुनिया में उपलब्ध होगा। जी हाँ, पूरे विश्व के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन को हमारे प्रधानमंत्री श्री ने लॉन्च किया है। और याद रखो, इस साल 2021 में 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और एम योगा जिसका पूर्ण स्वरूप है माई योगा ऐप। माई योगा ऐप के जरिए दुनिया भर में कई भाषाओं में योगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन की सुविधा मिलेगी। इस एप्लीकेशन के जरिए दोस्तों योगा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन की सुविधा पूरे विश्व को मिलेगी। और इस ऐप के जरिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ उद्देश्य पूरा होने में भी मदद मिलेगी। और अगर आपकी उम्र 12 से 65 साल के बीच है, यदि आपकी उम्र 12 से 65 साल के बीच है तो आप प्रतिदिन योग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह अनिवार्य है कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 12 से 65 साल के बीच की उम्र है तो ही आप योगा कर सकते हैं। और दोस्तों और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एम योगा ऐप को किसने तैयार किया है? आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर यह एम योगा ऐप को डेवलप किया है। मीन्स इसको तैयार करने में दो महत्वपूर्ण एजेंसी है, एक हमारा भारत देश का आयुष मंत्रालय और दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और यह ऐप किन भाषाओं में उपलब्ध है? एम योगा ऐप हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में मौजूद है। वहीं कुछ समय बाद यह अन्य कई भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ जिक्र आया आयुष मंत्रालय का, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आयुष का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसी तरह का यदि आपको लोगो दिखाई दे तो यही लोगो वाली आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान 2021 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान 2021 यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ILO। बेरोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान 2021 रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर पढ़ सकते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021। और यह रिपोर्ट किसने जारी की है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। कोरोना महामारी से 2019 के कारण 10.8 करोड़ अतिरिक्त श्रमिक अब गरीब या बेहद गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे। और वर्ष 2022 तक पूरी दुनिया में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 20.5 करोड़ हो जाएगी, जिसके चलते गरीबों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होगी। तो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार छीन लिया है यह कोरोना महामारी ने।
तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह महामारी नहीं आई होती तो 3 करोड़ नई नौकरियां पैदा हो सकती थी, लेकिन महामारी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों महिलाओं, युवाओं, बच्चों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और समाज में असमानता की खाई भी बढ़ी है। यानी कि दोस्तों, हमारे समाज में असमानता, आर्थिक रूप से असमानता काफी बढ़ रही है। और यहां जब रिपोर्ट जारी की है ILO ने, तो ILO का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ILO की स्थापना कब हुई? 29 अक्टूबर 1919 को ILO की स्थापना हुई और 2019 में ILO की स्थापना के 100 साल भी पूर्ण हुए थे। और ILO के महानिदेशक कौन है? गाय राइडर। इमेज में आप देख सकते हैं। ILO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और वर्तमान में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कंट्री कितने हैं? 187 देश है। और वर्ष 1969 में इसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, आशीर्वाद योजना की घोषणा किसने की है? हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा सरकार। बोले तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नवीन पटनायक जी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अनाथ हुए सभी बच्चों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए, किस उद्देश्य से? वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम रखा गया है आशीर्वाद योजना। और जिन्होंने किसी भी वजह से अपने माता पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और अप्रैल 2020 से लागू यह आशीर्वाद योजना के लाभार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले वे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, दूसरे वे बच्चे जिन्हें बाल गृह जाना पड़ा है, और तीसरे वे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता में से कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। ऐसे सभी बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आशीर्वाद योजना लॉन्च की गई है अप्रैल 2020 में, लेकिन हाल ही में एक बार फिर से करंट अफेयर में आ गई है। और यहां जब ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, और आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन, कोरोना की दूसरी लहर में पूरी तरह लॉकडाउन खत्म करने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य कौन बना है? कोरोना की दूसरी लहर के बाद दोस्तों यह लॉकडाउन खत्म करने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य ने यह लॉकडाउन पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां से लॉकडाउन को पूरी तरह हटा लिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में लॉकडाउन की तमाम पाबंदियों को हटा दिया जाए। सीएम ऑफिस की फेसबुक पोस्ट में लिखा, राज्य मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। चिकित्सा अधिकारियों की ओर से दी गई रिपोर्टों की जांच करके लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया गया है। यानी कि तेलंगाना हमारा भारत देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद पूर्ण रूप से जो पाबंदियां लगाई गई थी वो सभी को हटा दिया गया है। और यहां बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 2 जून को। और तब भी मैंने आपको तेलंगाना के बारे में डिटेल में बताया था। तेलंगाना राज्य के गठन का प्रस्ताव किसके कार्यकाल में दोनों सदनों में वर्ष 2013 में लाया गया? 2013 में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी की सरकार में तेलंगाना का गठन करने का यह सबसे पहला प्रस्ताव लाया गया था। और तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? के चंद्रशेखर राव, जो कि वर्तमान में भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। और तेलंगाना राज्य के पहले राज्यपाल कौन बने थे? ESL नरसिम्हन। इमेज में आप देख सकते हैं, तेलंगाना के पहले राज्यपाल। और तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया। तेलंगाना की कैपिटल का नाम है हैदराबाद। तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना से
दोस्तों जब से गठन हुआ है तब से मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु। और यहाँ देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है यह तेलंगाना, जिसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इतने राज्यों से सटा हुआ है तेलंगाना। पांचवा क्वेश्चन, साल 2020 में किस देश की कंपनियों और नागरिकों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में सबसे अधिक धन राशि जमा की है? क्या दोस्तों? स्विट्जरलैंड की या स्विस बैंक में कोविड-19 के बावजूद हमारे भारत देश ने, किसने? हमारे भारत देश में साल 2020 में सबसे अधिक धनराशि जमा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विस बैंक। दोस्तों प्रति साल में यह स्विस बैंक में ऐसी बहुत सी धनराशि जमा होती है जो काले धन की होती है। और हमारे केंद्र सरकार ने एक वादा किया था कि स्विस बैंक में जो हमारी ब्लैक मनी है इसे हम भारत वापस लाएंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड सरकार के कुछ नियम है, इसके कारण यह मुमकिन नहीं हो पाया है। लेकिन हाल ही में यह करंट अफेयर में आया है कि साल 2020 में किस देश की कंपनियों और नागरिकों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में सबसे अधिक धनराशि जमा की? तो इसमें हमारा भारत देश है। तो हमारे भारत देश में जो करप्शन होता है, काला धन होता है, उसे कहां पर पहुंचाया जा रहा है? स्विस बैंक में। तो देखो क्या मामला है। साल 2020 में जब कोरोना महामारी के दौरान देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, कब? 2020 में, जब हमारा भारत देश या कोरोना महामारी के दौरान देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, हमारी जीडीपी भी नेगेटिव हो चुकी थी, तब भारतीय कंपनियों और नागरिकों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में सबसे अधिक धन जमा कराए। और यह हमारे लिए दोस्तों एक चिंता का विषय है, यह हमारे लिए खुश होने वाली बात नहीं है। और पिछले एक साल में स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और नागरिकों की कुल जमा रकम कितनी है? आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। 2.55 स्विस फ्रैंक यानी कि 20,700 करोड़ रुपए हो गई है। 2020 में कितनी धनराशि जमा की गई? यह 20,700 करोड़ रुपए। और यह आंकड़ा पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा था। क्या? कोरोना महामारी, फिर भी पिछले 13 सालों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा। और यह तो एक देश का खुलासा है। क्या? एक देश का खुलासा है। ऐसे तहखाने कई देशों के बैंकों ने बना रखे हैं। जिस तरह स्विस बैंक में यह काले धन की राशि जमा की जा रही है, तो ऐसे तो बहुत से देश है, बहुत से देशों की बैंकों है जहां पर हमारे भारतीय नागरिकों के रुपये जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है, या तो हमारे भारत देश के नागरिकों में देशभक्ति की कमी है। यह हमें सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो कहां कितनी रकम भेज दी गई, उन सबका आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो तथ्य और हैरान करने वाले हो सकते हैं। काले धन पर लगाम कसने के लिए खूब बढ़ चढ़कर दावे किए गए थे जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने थे तब। तो पहली बार सत्ता में आने से पहले के चुनावी घोषणा पत्र में तो उसने विदेशी बैंकों से सारा काला धन वापस लाने का भी भरोसा हमारे भारत देश की जनता को दिलाया था। मगर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्विट्जरलैंड या फिर दूसरे देशों के बैंकों में जहां काला धन छिपाया जाता है उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है। क्या? यहां काला धन जहां पर छिपाया जाता है ऐसे बैंकों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है और वे अपने ग्राहकों के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध न कराने को स्वतंत्र है, और इसलिए हमारे लिए यह मुमकिन नहीं हो सका। छठा क्वेश्चन, अतनु दास का जन्म कहां हुआ? हमारे भारत के अतनु दास का जन्म कोलकाता में हुआ। करंट अफेयर में इसलिए आए क्योंकि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटे हुए हैं अतनु दास, और जन्म कोलकाता में हुआ। और हमारे दोस्तों आकाशवाणी की ओर से एक श्रृंखला चलाई जा रही है, इसमें भी अतनु दास का जिक्र किया गया। क्या? टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 33 दिन बाकी है और आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में भारत के तीरंदाज ऐसे अतनु दास के बारे में हाल ही में बात की गई। तो उनके उपलब्धियों की और उनके जीवन की बात करें तो अतनु दास जी का जन्म 5 अप्रैल 1992 को पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में हुआ। और विश्व के 13वें नंबर के खिलाड़ी अतनु ने वर्ष 2008 में अंतरराष्ट्रीय पटल पर पदार्पण किया और 2016 के रियो ओलंपिक्स में वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे।
और अतनु ने इस वर्ष अप्रैल में ग्वाटेमाला सिटी में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी तैयारियों की झलक भी दिखाई दी थी। यानी कि यह ग्वाटेमाला में एक इवेंट आयोजित की गई जिसमें हमारे अतनु दास ने गोल्ड मेडल जीता था। और अतनु दास की पत्नी का नाम क्या है? दीपिका कुमारी। इमेज में आप देख सकते हैं, वो भी हमारे भारत देश की एक जानी मानी तीरंदाज है। तो उनकी पत्नी तथा भारत की शीर्ष महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी ग्वाटेमाला में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया था। टोक्यो ओलंपिक्स में दोनों मिक्स्ड टीम रिकर्व स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि भारतीय खेल इतिहास में एक अनूठी बात होगी। क्या दोनों पति पत्नी मिक्स्ड टीम रिकर्व स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे टोक्यो ओलंपिक में? तो हम कामना करते हैं कि एक नया विश्व कीर्तिमान भी दोनों बनाए। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, प्रति वर्ष वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 जून। यहां पर पढ़ो, विश्व संगीत दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक, क्या फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। और यह शब्द दोस्तों फ्रेंच है। क्या? फ्रेंच भाषा का यह शब्द है। और पहली बार 21 जून 1982 को फ्रांस में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। तो याद रखो, वर्ल्ड म्यूजिक डे पहली बार कब और कहां मनाया गया था? 21 जून को 1982 में फ्रांस में मनाया गया। और निम्न में से कौन सा वेद गीत संगीत का प्रदान है? दोस्तों, यहां जब संगीत की बात आती है तो भारतीय संगीत के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि निम्न में से कौन सा वेद गीत संगीत प्रदान है। तो हमारा जो सामवेद है ना, कौन सा? यह सामवेद एक संगीत प्रदान वेद है। और आगे बात करो तो सामवेद के बारे में दोस्तों, हमारा इंडियन जो कल्चर है, हमारी भारतीय कला और संस्कृति है, इनमें सामवेद के बारे में क्या जिक्र किया गया है? इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है। और वेद के उद्गाता गायन करने वाले जो कि सामग यानी कि साम गान करने वाले, इसे सामक कहलाते हैं। तो यह बात भी याद रख लीजिए। और 21 जून के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों पिछले साल करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, क्योंकि 21 जून को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं प्रति वर्ष। और विश्व संगीत दिवस के बारे में मैंने आज आपको बात की, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में मैंने कल आपको बताया था, और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। यानी कि दोनों के बारे में बता दिया। और अब बाकी है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, तो उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर ले। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में अपनाया गया था। और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के इतिहास की बात करें तो IHO साल 2005 में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का विचार सुझाया गया था। किसने? यह इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 2005 में यह दिवस मनाने का विचार सुझाया गया था। और जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव के जरिए महासागरों और समुद्र के कानून में इसे जोड़ा गया था। और अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन की बात करें तो यह संस्थान की स्थापना कब हुई? 21 जून 1921 में। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के अध्यक्ष कौन है? शेपर्ड एम स्मिथ, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के महासचिव कौन है? माथियास जोनास, इमेज में आप देख सकते हैं। कौन? माथियास जोनास। और हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? IHO का हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन पर 2 दिन का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ?
यह हरित हाइड्रोजन पर 2 दिवस का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन हमारे ही भारत देश में शुरू हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। और दोस्तों यह हाल ही में आज ही शुरू होने जा रहा है। आज है मंगलवार, यानी कि आज ही यह हरित हाइड्रोजन पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। किसके बीच? ब्रिक्स देशों के बीच यह सम्मेलन आयोजित होगा। तो भारत में हरित हाइड्रोजन पर 2 दिन का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। और सम्मेलन में भारत के अलावा ब्रिक्स देश यानी कि ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होंगे। और इस सम्मेलन में सहभागी देश हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विचार साझा करेंगे। और इसमें भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी जिसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड भी हिस्सा ले रही है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी का नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नवा क्वेश्चन, योग दिवस देश भर के कितने सांस्कृतिक स्थलों पर मनाया गया? हमारे भारत देश में तकरीबन 2022 में हमारे आजादी का हम 75वां जश्न मनाने जा रहे हैं। तो योग दिवस के अवसर पर देश भर में 75 सांस्कृतिक स्थलों पर यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 75। तो संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस योग एक भारतीय विरासत अभियान के तहत मनाया गया। योग दिवस देश भर के 75 सांस्कृतिक स्थलों पर मनाया गया और इसके अंतर्गत 45 मिनट योगाभ्यास और इसके बाद 30 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हमारे भारत के विभिन्न 75 सांस्कृतिक स्थलों पर, जिसको हमारे राष्ट्र द्वारा दोस्तों यह सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। तो महाराष्ट्र के 4 शहरों को इस अभियान के तहत चुना गया। तो महाराष्ट्र के यह 4 शहर कौन कौन से? पुणे का आगा खा महल, मुंबई की कन्हेरी गुफाएं, औरंगाबाद की एलोरा गुफाएं और नागपुर की पुरानी उच्च न्यायालय। यह सभी चारों ऐसे जो सांस्कृतिक स्थान है यहाँ पर यह अभियान के रूप में शामिल किया गया। और 75 ऐसे सांस्कृतिक स्थलों में से यह महाराष्ट्र के 4 स्थल भी शामिल है। तो याद रखो, आगा खा महल किस शहर में है? पुणे में। कन्हेरी गुफाएं कहां पर? मुंबई में। एलोरा गुफाएं बोले तो औरंगाबाद में। और पुरानी उच्च न्यायालय का जो बिल्डिंग है नागपुर में, वहां पर भी यह योगा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और राष्ट्रीय महत्व के इन 4 स्थलों को केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का एकमात्र परमाणु संयंत्र आपात स्थिति में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया? एक देश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो हाल ही में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और देश का नाम है ईरान। और ईरान के हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? कल ही मैंने आपको बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ईरान की विद्युत कंपनी तावानीर क्या है? ईरान की विद्युत कंपनी का नाम है तावानीर। तावानीर के एक अधिकारी ने बताया कि बुशहर स्थित परमाणु संयंत्र की बंद होने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई और यह 3-4 दिन में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वर्ष 2011 में रूस की सहायता से शुरू इस संयंत्र को पहली बार आपात स्थिति में बंद कर दिया गया है। तो याद रख लो, 2011 से लगातार यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जारी था और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। पहली बार बंद किया गया है 2021 में। और बात करते हैं ईरान की, तो आप मैप में देखिए, यहाँ पर हमारा इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यहाँ पर है यह ईरान। ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इब्राहिम रियासी, इमेज में आप देख सकते हैं। और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। और ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 18वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। 11वां क्वेश्चन, 2020 में विदेशी निवेश के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर रहा? 2020 कोरोना के कारण चला गया, लेकिन फिर भी विदेशी निवेश के मामले में हमारा भारत देश दोस्तों 5वें स्थान पर रहा है। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत पूरे विश्व में 5वें स्थान पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5वां स्थान। तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020 में 27% बढ़कर
64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। यानी कि हमारे एफडीआई में जो वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी हमारी जो 2020 की जीडीपी है वो नेगेटिव में थी। और 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, और विदेशी निवेश के लिहाज से उसका दुनिया में कौन सा स्थान रहा है? 5वां स्थान पर रहा है भारत देश। और यह बात संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट से सामने आई है। और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों पर काफी गहरा था, लेकिन मजबूत बुनियादी तत्व मध्यम अवधि के लिए उम्मीद पैदा करते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा टाइम्स स्क्वायर किस शहर में स्थित है? दोस्तों, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होती है तब यह टाइम्स स्क्वायर करंट अफेयर में रहता है, और यह टाइम्स स्क्वायर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जहां पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस तरह के योगा कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित टाइम्स स्क्वायर पर 3000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। कितने? 3000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। और टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय दूतावास की तरफ से योग दिवस पर आयोजन किया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय दूतावास की ओर से यह आयोजन किया गया। और टाइम्स स्क्वायर पर माइंड ओवर मैडनेस योग थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इमेज आप देख सकते हैं, सभी अमेरिकी वासियों और हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी वासियों ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां मिला? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा हाल ही में मिला है बोत्सवाना देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोत्सवाना देश में। देबस्वाना डायमंड कंपनी, कौन सी? देबस्वाना डायमंड कंपनी बोत्सवाना सरकार और दक्षिणी अफ्रीकी हीरा कंपनी डी बियर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है, और माना जा रहा है कि यह दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा हीरा है। और बोत्सवाना के राष्ट्रपति को यह दोस्तों हीरा दिया गया है। तो माना जाता है कि नए खोजे गए हीरे को दुनिया में खनन किया जाने वाला रत्न गुणवत्ता वाला तीसरा सबसे बड़ा पत्थर माना जाता है। और यह पत्थर देबस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा बोत्सवाना के राष्ट्रपति, जिसका नाम है मोकेगसेसी मासी, क्या नाम है? मोकेगसेसी मासी को यह हीरा है वो भेंट किया गया है। और अब तक बरामद किया गया यह सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में 3106 कैरेट का कलिनन पत्थर, यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा हीरा कब पाया गया था? 1905 में दक्षिण अफ्रीका में 3106 कैरेट का यह कलिनन पत्थर पाया गया था, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। और इसके बाद 2015 में बोत्सवाना में ही लुकारा डायमंड्स द्वारा खोजा गया 1109 कैरेट का हीरा, जिसका नाम रखा गया लेसेडी ला रोना। लेसेडी ला रोना यह विश्व का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा हीरा है, और हाल ही में तीसरे नंबर का जो बड़ा हीरा खोजा गया है नामकरण नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तांगखा चित्रण कहाँ की एक अनूठी हस्तकला शैली है? तांगखा चित्रण यह लद्दाख की एक अनूठी हस्तकला शैली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, लद्दाख। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले सागर चावड़ा के द्वारा जो यहाँ कमेंट लिखी गई है उनकी बात करना चाहूंगा। सागर चावड़ा ने गुजराती में लिखा है, लेकिन इसका कुछ मीनिंग इस तरह है कि हाल ही में गुजरात में FAO की एग्जामिनेशन आयोजित की गई, और यह दोस्तों आपके द्वारा यानी कि हमारी चैनल की ओर से जो करंट अफेयर करवाया जाता है, तो करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए थे और बहुत मजा आया। सागर चावड़ा लिखते हैं कि एग्जामिनेशन में बहुत मजा आया और उन्होंने हमें थैंक यू सो मच भी बोला है। तो दोस्तों मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, 1 साल तक के लिए जुड़े रहिए, और बाद में आप में जो चेंजेस आएंगे वो तो आने वाली एग्जामिनेशन ही बताएगी। ओके, तो सागर चावड़ा बहुत बहुत थैंक यू। और चौधरी विकास, कल्पेश मफाजी ठाकुर, साजन वाल्वे, प्रकाश
कसोड़े, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है लद्दाख। नीलेश पाटनवाड़िया, सुमित्रा भूरिया, मीर पीयूष, कंटारिया कृष्णा, निकुल रबारी, अंकित पटेल, अंकिता स्पेशल, नीलोफर मीर, रविंद्र आर नीनामा, दादू भाई सोलंकी, आपका भी स्वागत। और आप बहुत सी कमेंट लिखते हैं और हमारी जो अच्छी अच्छी बात है वो भी आप अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। दादू भाई सोलंकी, थैंक यू सो मच। और किंजल प्रजापति, मीरा रावलिया, दिव्या पटेल, परमार खुशबू, केतन भाई ठाकुर, चेतन जे राजपूत, विपुल परमार, रविंद्र भानवर, राठौड़, महिपाल सिंह, सभी दोस्तों को दिल से थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान कौन बना रहा है? 6th जनरेशन का यह विमान कौन सा देश बना रहा है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।